नमस्कार साथियों। यूपीपीसीएस प्री जो 12 जून को होने वाला है उसको ध्यान में रखकर हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। राज्यपाल पर हमने बहुत सारी बातें कर ली थी, अब उन पर सवालों को हल करना था। एक पार्ट में हमने सवालों को हल किया था, पार्ट 1 में, और कुछ चीजें समझी थी, कैसे नियुक्ति होती है, कैसे वेतन मिलता है। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट में उसकी अन्य शक्तियों के बारे में जाना था, और उसी से संबंधित कुछ सवालों को हम लोग यहाँ पर हल करेंगे। आपको आयोग के पैटर्न को समझना है, बहुत ज्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, बस ये देखना है कि वो किस प्रकार के सवाल आपसे अपेक्षित करता है, कि आपको कितना नॉलेज होना चाहिए। आपसे प्रोफेसर का एग्जाम नहीं लिया जा रहा है, ये जनरल कंपटीशन का एग्जाम है, उस हिसाब से वो ध्यान रखते हैं। तो आयोग किस प्रकार का सवाल पूछता है, जरा पहला सवाल देखते हैं। ये देखिए, इसने पूछा है कि एक ऐसा आयोग जिसने ये सलाह दी थी कि जो राज्यपाल हो किसी राज्य का, वो एक तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए, या वो गहन राजनीति से जुड़ा ना हो, या उसने पिछले वर्षों में राजनीति में भाग ना लिया हो। तो मैंने आपको राज्यपाल के बारे में पढ़ाते हुए लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था कि कुछ आयोग के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको प्रशासनिक आयोग एआरसी फर्स्ट के बारे में बताया था, राजमन्नार समिति के बारे में बताया था, और सरकारी आयोग के बारे में बताया था। और एक ये आयोग आप याद रख लीजिएगा, ये संविधान की समीक्षा का आयोग बना था सन 2000 में। ठीक है। हालांकि इसने राज्यपाल को लेकर बहुत ज्यादा इस तरीके से बात नहीं की थी जितना सरकारी आयोग बनने की थी। तो ये जो बात है, बकायदा मैंने आपको बताया भी था सरकारी आयोग में पढ़ाते हुए, कि ये जो है सरकारी आयोग ने सजेस्ट किया था कि आपको इस प्रकार का राज्यपाल नियुक्त करना चाहिए। आपको यहाँ पर जो है ना, ये काल याद रखने हैं। ये एआरसी फर्स्ट 1966 में बना था, सरकारी आयोग 1983 में बना था, संविधान का आयोग 2000 में बना था। ये सब आपको याद रखना आवश्यक है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कौन सा स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी? ठीक है। तो आपको पता है उस समय प्रोविंस कहलाता था, उत्तरी प्रोविंस, जिसको हम वर्तमान उत्तर प्रदेश बोलते हैं। उनकी जो राज्यपाल थी वो सरोजनी नायडू थी। इनको स्वर कोकला भी बोला जाता है। स्वतंत्र भारत की स्वर कोकला थी, बहुत अच्छा ये कविता लिखती थी इसलिए। और इनका 13 फरवरी को जन्मदिन पड़ता है, ठीक वैलेंटाइन डे के एक दिन पूर्व। तो इन्हीं के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय 8 मार्च को मनाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो सरोजनी नायडू को जन्म तिथि के अनुसार बनाया जाता है। तो सरोजनी नायडू वो पहली महिला राज्यपाल थी जो किसी राज्य की राज्यपाल के पद को उन्होंने सुशोभित किया। इसके बाद चलते हैं, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? इस बात को बड़ा ध्यान रखिएगा, क्या पूछा है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलता है, बिल्कुल चलता है। असली में तो महाभियोग इसी के विरुद्ध चलता है, लेकिन यहाँ अभियोग का मतलब यह है कि कोई बिल लाना है संसद में, उसको हटाने के लिए, उस प्रकार की बात यहाँ पर की जा रही है। राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध, चलिए अभी इसको छोड़ देते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध बिल्कुल आपको बिल लाना पड़ेगा, संसद में लाना पड़ेगा, प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, तभी जब वो प्रस्ताव पारित होगा तभी मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति, इनके लिए भी विरुद्ध लाना पड़ता है राज्यसभा में। राज्यसभा में बकायदा प्रस्ताव लाना पड़ेगा इनको हटाने के लिए, ठीक है ना। उसकी 14 दिन पहले नोटिस दी जाती है, 14 डेज बिफोर। तो यहाँ आपको मैंने ये 3 चीजों के प्रति तो बिल लाना पड़ेगा। राज्यपाल को हटाने के लिए कोई बिल नहीं लाना पड़ता, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। ठीक है। हालांकि 5 वर्ष माना जाता है ये काम करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति इनको हटा भी सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से क्या सत्य नहीं है, ये आपको देखना है, इसमें कौन सी बात गलत लिखी हुई है। राष्ट्रपति या राज्यपाल शासकीय कार्यों के लिए, मतलब जब वो कार्यकाल में है तो उनके नाम पर अगर कोई कार्यवाही हो रही है, अगर वो गलत भी है तो उनके ऊपर कोई भी विधिक कार्रवाई नहीं चलेगी। तो ये सत्य बात है, किसी प्रकार का केस मुकदमा नहीं चल सकता है। हालांकि अगर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कुछ किया हो, पद के हिसाब से नहीं किया हो, तो उन पर कम से कम आपको 2 माह पूर्व उनको बताना पड़ेगा। 2 माह पश्चात ही उन पर केस चल सकता है, 2 माह पश्चात ही उन पर केस चल सकता है, वो भी दीवानी मामलों पर। केवल क्रिमिनल मामलों पर तो पूरी तरीके से इनको छूट है। कोई न्यायालय राज्यपाल के किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। कोई भी न्यायालय आपको राज्यपाल को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इस टाइप की कोई भी बात नहीं कर सकता है, कोई भी व्यवस्था नहीं होगी। तो ये भी सत्य है, हमारा ये आंसर नहीं है।
राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्य हेतु सिविल कार्यवाही के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य होती है। यही मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर बताया। तो ये आपका हो गया। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। ये मैंने आपको बताया था जब मैं पढ़ा रहा था, तब मैंने आपसे कहा था कि न्यायालय केवल उसकी जांच कर सकता है किन तथ्यों के आधार पर सलाह दी गई, क्या सलाह दी गई, इसकी कोई जांच न्यायालय नहीं कर सकता है। यह जुडिशियल रिव्यू के बाहर है। यही केवल एक पॉइंट है जो जुडिशियल रिव्यू के बाहर है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। ये जुडिशियल रिव्यू इसका नहीं कर सकते क्या सलाह दी गई है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी आंसर। यहां पर 2 कूट दिए हुए हैं, जरा देखें उसको क्या पढ़ते हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये तो बिल्कुल गलत बात है। किसी भी कार्य के लिए ऐसा तो नहीं है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कोई भी कार्य किया हो तो उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। 2 माह का समय चाहिए, 2 माह के पश्चात ही कोई केस उन पर हो जाएगा। तो कथन 1 तो गलत हो जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपाल को असंवैधानिक कृतियों के करने पर पदच्युत किया जा सकता है। कहने का मतलब है, अगर राज्यपाल अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो उनको राष्ट्रपति हटा सकते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य बात है, हटा सकते हैं। तो ए गलत हो जाता है, आर सही हो जाता है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर भी हमको चीजें सही चीज चूज करनी है, क्या सही है। ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, थोड़ा सा देखिएगा इसको। ये 2017 पीढ़ी में पूछा गया था। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। तो ये सही बात है, उसको अधिकार नहीं है। बस यही तो आदमी फंस जाता है ना। यहाँ पर लिख देता है तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है, लेकिन उसको नहीं है, मतलब उसने सही तरीके से लिखा है, बस निगेटिव लैंग्वेज में उसने लिखा है। वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। ऐसा कैसे? उसके बगैर तो कोई बिल पास ही नहीं हो सकता। लास्ट साइन तो राज्यपाल का ही होगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो 2 आंसर नहीं हो सकते, जिसमें 2 है उसको काट दीजिए। सभी सही है। तो आपका आंसर निकल आया, देखिए, एक ही चीज को पता होने पर। वह विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। यूपी में 100 सीटें हैं, 10 सीटों को मनोनीत करता है। उसके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है न्यायिक शक्ति? न्यायिक शक्ति को तो मैंने अलग से पढ़ाया था। तो उसके पास न्यायिक शक्ति भी है। वो राज्य विधान के तहत उसको कोई भी सजा अगर किसी को मिली हो तो उन सब पर वो कार्रवाई कर सकता है। तो 1 और 3 सही है और 2 और 4 गलत है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस मतलब होता है अध्यादेश, का अनुमोदन होना चाहिए। तो राज्यपाल ने अनुमोदन राज्यपाल ने 213 के तहत अध्यादेश जारी कर दिया। राष्ट्रपति जो है वो 123 के तहत जारी करते हैं। राज्यपाल जो है वो 213 के तहत। ये 6 माह तक लागू रहेगा और पहली बैठक से करीब 6 सप्ताह के अंतर्गत या 7 सप्ताह है, आई थिंक थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूं, सप्ताह के अंतर्गत इसको पास हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको कौन पास करेगा? विधायिका पास करेगी। तो राज्य की विधायिका द्वारा इसका पास होना आवश्यक है। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ राज्यपाल दिया हुआ है इसलिए राज्य की विधायिका द्वारा। यहाँ राष्ट्रपति दिया होता तो यहाँ आपके संसद आ जाता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पेपर देते समय हमें ये शब्द ही भूल जाते हैं। फिर बाद में पेपर में जब पेपर देकर आते हैं तो लगता है कि अरे ये तो आता था, बहुत सिंपल सवाल था। इतना ही सिंपल पूछा जाता है, थोड़ा थोड़ा बस आपको जानकारी। किसी विधेयक को अगर आरक्षित रखना है राष्ट्रपति के लिए, ठीक है, तो राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत ऐसा करेगा? तो अनुच्छेद 200 के तहत ऐसा करता है। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। इसके बाद देखते हैं, राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? इस लाइन का अर्थ हुआ कि मंत्रिपरिषद जो सलाह दे रहे हैं उसके अतिरिक्त वो क्या कार्य कर सकता है, अर्थात उसकी विवेकाधीन शक्तियां क्या है, ये उसने सीधा सीधा पूछा है। विवेकाधीन शक्तियां हम लोगों ने जानते हैं, विधानसभा के सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए, बिल्कुल, अगर मान लीजिए सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है तो बहुमत सिद्ध करने के लिए बोल सकता है, राज्यपाल बोल सकता है। मान लीजिए आपको नहीं आता है, आपने ये लाइन नहीं पढ़ी, छोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए मुख्यमंत्री को हटा सकता है, बिल्कुल हटा सकता है, क्योंकि नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करते हैं। हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। राष्ट्रपति के विचारक किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, बिल्कुल आरक्षित करने के लिए तो उसके पास अधिकार है, विवेकाधीन शक्तियां हैं 200 के तहत। तो तीसरा ऑप्शन तो होना चाहिए।
इसमें 3 नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। ये और ये हो सकते हैं। विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनः विचार हेतु वापस करने के लिए, बिल्कुल पुनः विचार के लिए भी वापस कर सकता है। तो 4 भी होना चाहिए। तो आपके ये तीनों ऑप्शन फिर से आपके हैं, तीनों में 4 है। उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए, उच्च न्यायालय को परामर्श देने का अधिकार ही नहीं है, ये केवल उच्चतम न्यायालय को है। ये याद रखिए, उच्चतम न्यायालय को ही केवल परामर्श देने का अधिकार है, वो भी राष्ट्रपति को। तो 5वां आंसर नहीं हो सकता। 5 ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इसमें सभी हैं तो ये भी गलत हो जाएगा, केवल ये। तो यहाँ केवल उसने केवल इसको जांच करने के लिए सवाल बनाया था। ये सब तो उसको लगता था कि उसको आप सबको पता होगा, वो ऑलरेडी आपको पहले से होशियार मान रहा है। केवल ये वाला सवाल जो है इसको देखने के लिए उसने ही सवाल बनाया था एग्जामिनर में। इसके बाद देखते हैं, जब एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाएगा, तो मैंने आपको बताया था कि अगर राज्यपाल 1 से अधिक राज्यों का बनाया जाता है, ये 7वें संविधान संशोधन द्वारा ऐसा किया गया था। पहले एक राज्य का एक ही राज्यपाल होता था, लेकिन संविधान के संशोधन जो 7वें नंबर का हुआ, उसने बोला कि नहीं, 1 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल एक व्यक्ति हो सकता है। लेकिन अब बात आती है वेतन और भत्ते कैसे बतेंगे, है ना। तो आपको पता होना चाहिए, वेतन और भत्ते जो है उन राज्यों के बीच में अनुपात में बांट दिए जाएंगे जिस प्रकार से उनके आपस में रिसोर्स हैं और चीजें हैं, तो उन्हीं हिसाब से उसमें बांट दिया जाएगा। और ये तय कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जैसा चाहेंगे उस हिसाब से अनुपात में उनका पैसा बढ़ जाएगा। ये नहीं कि वेतन इस राज्य से भी उतना उठाएंगे, दूसरे राज्य से भी उतना उठाएंगे, उनको वेतन केवल एक बार ही मिलेगा, ठीक है ना। दोनों राज्य मिलकर वो देंगे वेतन। आगे चलते हैं, राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह राज्य का विधायिका का अंग होता है, बिल्कुल होता है। उसके बगैर तो कोई, जैसे राष्ट्रपति के बगैर कोई संसद का बिल पास नहीं होगा, ऐसे राज्य का बिल पास नहीं हो सकता। वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। चलिए छोड़ दीजिए, इस पर मैंने बातचीत नहीं की थी आपसे, आपको मैंने स्लाइड दे दी थी पढ़ने के लिए। वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है। तो ये कितना सही सेंटेंस है, देखिए ना। वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति थोड़े ना करता है, वो केवल शपथ दिलाता है। नियुक्ति तो करते हैं राष्ट्रपति, उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है, ये भी सही है। बस निगेटिव टोन में है, नहीं नहीं लगाकर इससे पूछ लिया, घबराने की जरूरत नहीं है। वह मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, ये केवल और केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने ये जानबूझकर डाला था, क्योंकि ऐसा सवाल आ जाता है, कंफ्यूजन बन सकती है। तो मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। इसके बाद एक ये सवाल मेरे पिछले जो लेक्चर मैंने पढ़ाए थे उससे संबंधित है, आप पर छोड़ देता हूं कि राज्यपाल का वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, कौन देता है, कहाँ से मिलते हैं ये वेतन और भत्ते? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसका जो वेतन है वो कैसे मिलता है, कहाँ से इसको दिया जाता है। तो इतना ही राज्यपाल पर सवाल थे, 12-13 सवाल हमने यहाँ डिस्कस किए, करीब 12-13 सवाल हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे। इतना ही ओवरऑल राज्यपाल पर पूछा गया है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं पूछा जाता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि हम बहुत डीप में राज्यपाल एक एक लाइन पढ़ने लगते हैं, वैसे पूरा संविधान उठाकर पढ़ने लगते हैं। राज्यपाल के लिए फला लाइन कहाँ लिखी है, वो चीजें कहाँ लिखी, नहीं, केवल एक ओवरव्यू हमको पता होना चाहिए, केवल उसी के लिए ये एग्जाम लिया जाता है। आयोग इस बात का बड़ा ध्यान रखता है, क्योंकि बहुत सारे जो इसमें कंपटीटर्स होते हैं, एग्जाम दे रहे होते हैं, उसको पता है कि कोई किसी का इतिहास का क्षेत्र रहा है, कोई विज्ञान के क्षेत्र से आया है, तो एक ओवरऑल अच्छा पेपर सेट कर सके, इसलिए वो केवल जनरल चीजें पूछता है जो उसको लगता है कि आपको पता होनी चाहिए। तो ये आज इतना ही था राज्यपाल पर। राज्यपाल का सेक्शन हमारा समाप्त हो गया, इसके बाद मुख्यमंत्री वगैरह को डिस्कस करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। तो इतना ही था। फिर अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, आप वहां पर डिस्कस कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं।